राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें सुबह 9 बजे तक तो 10.28% वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 12.89% वोटिंग हुई है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अभी 15.35% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो 12.89% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी जानकारी। ओडिशा की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 6.87% और बिहार में 9 बजे तक की अगर बात करें तो 8.86% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 7.63% मतदान। तो झारखंड में सुबह 9 बजे तक 11.68% वोटिंग। लद्दाख में सुबह 9 बजे तक 10.51% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे कम सुबह 9 बजे तक 6.33% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी जानकारी। 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आपके स्क्रीन पर। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। ओवर टू यू प्रिया। क्या कुछ रहा? 10.28% वोटिंग हुई है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 12.89% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, क्योंकि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया के मुताबिक 15.35% वोटिंग हुई है। इस पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी, क्योंकि लगातार आप तक हर एक जानकारी और इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अजय सर, आपका टेक क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल में लगातार जो वोटिंग परसेंटेज भी है उस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है और अब जो सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है वो 15% से ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल का अगर आप इतिहास देखें तो लगातार वहां पर पोल परसेंटेज अच्छा रहा है। चाहे आप 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, अभी इस बार के मतदान के तमाम फेज की बात करें, क्योंकि हर फेज में पश्चिम बंगाल में मतदान होता रहा है और वहां मतदान प्रतिशत 70% से ऊपर ही आमतौर पर अभी तक दर्ज किया गया है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस गर्मी के बावजूद, क्योंकि प्रचंड गर्मी पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में पड़ रही है जहां आज मतदान है, इसके बावजूद ये मतदान प्रतिशत बताता है कि काफी उत्साहजनक है और उसके आधार पर वहां पर अब राजनीति भी निर्धारित होगी। क्या ये वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर है या तृणमूल कांग्रेस, जो कि अपने सीटें बचाने में बड़े पैमाने पर लगी हुई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का वोट परसेंटेज अपने आप में बहुत मायने रखता है। सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जब चुनाव हो रहे हैं कई मायनों में खास है। खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 370 हटने के बाद पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव वहां पर हो रहा है। इस वक्त बारामूला में वोटिंग चल रही है और वहां का भी जो परसेंटेज अभी तक 9 बजे का रिकॉर्ड हुआ है वो 7% से ज्यादा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस बार मूलभूत तरीके से बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हमने जम्मू के क्षेत्र में मतदान के जो वोटिंग पैटर्न और परसेंटेज देखा वो अपने आप में बहुत उत्साहजनक थे, लेकिन जब आप श्रीनगर के वोट परसेंटेज को देखते हैं तो 36% से ज़्यादा मतदान वहाँ पर बीते तकरीबन 20 से 30 सालों में इस तरह का मतदान देखने को नहीं मिला था। और ये प्रदर्शित करता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 को जिस तरीके से निष्क्रिय किया गया, उसके बाद जो मौजूदा माहौल है, अभी आप देखिए वहां पर आतंकी हमले भी हुए हैं, 2 टूरिस्ट थे जिनको गोलियां भी लगीं। उसके बावजूद बारामूला के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जब मतदान हो रहा है, 7% मतदान अगर घंटे डेढ़ घंटे के अंदर दर्ज किया जाता है तो ये बताता है कि आप कम से कम 30% या उससे ऊपर के मतदान प्रतिशत को देख रहे हैं बारामूला के क्षेत्र में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर कई ऐसे मसले हैं स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात पर गौर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में खास करके जो कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसका एक अलग ही परिप्रेक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह राष्ट्र के स्तर पर जम्मू कश्मीर के इस चुनाव को देख रही है, इसलिए कश्मीर क्षेत्र में अपने उम्मीदवार न उतारना उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक फैसला है। लेकिन अगर आप आज के मौजूदा बारामूला सीट को ही देखें तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भविष्य का निर्धारण होता हुआ आपको दिखाई देगा और उसके साथ साथ जो मतदान प्रतिशत अभी जम्मू कश्मीर में दिख रहा है और जो लोगों के बीच में उत्साह है, जहां लोग स्थानीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, जहां लोग बिजली पानी की भी बात कर रहे हैं, लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग है जो वहां पर बीते 5 सालों में अपने आप को बढ़ता हुआ फलता फूलता हुआ दिख रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का ये चुनाव लोगों की आकांक्षाओं का चुनाव है और इससे बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मैसेज भी जाता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि उमर अब्दुल्ला ने इस बार बारामूला सीट चुनी है। श्रीनगर से इससे पहले कंटेस्ट करते रहे और लंबे वक्त के बाद लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? देखिए, जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसके रीड्रॉ करने के बाद से
जो श्रीनगर की कंस्टिट्यूंसी है वो अपने आप में बहुत मुफीद नहीं थी, खास करके उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि जिस राजनीति की वो बुनियाद रखते रहे हैं। तो आप देखें, दो नेता दोनों ने अलग अलग तरीके से अपनी सीटों का चुनाव किया। चाहे आप महबूबा मुफ्ती की ओर देखें, जिन्होंने अनंतनाग सीट को रखा और उसमें खास करके जो साउथ कश्मीर है उसका हिस्सा आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनका वोट बैंक वहां बहुत इंटैक्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एक बेसिक लाइन ऑफ थॉट रही है वो हमेशा प्रो इंडिया जरूर रही है, लेकिन उसमें एक सर्टेन एलिमेंट है जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भी अपने साथ समा कर चलता हुआ दिखाई देता है। इन दोनों पक्षों को एक साथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अब्दुल्ला परिवार के हाल फिलहाल के बयानों को देखें तो अभी आपने सीनियर अब्दुल्ला को देखा, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। देखिए, इस तमाम कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये समझिए कि लोगों में इस बात को लेकर, क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के तालमेल के जरिए ही कश्मीर के मसले के समाधान की पेशकश की है, इस आधार पर बारामूला का सीट उनके लिए काफी मुफीद है। इसके साथ साथ जो कास्ट कॉम्बिनेशन है और वहां का जो टोटल डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि ज्यादा उनके उम्मीदवार के लिए फायदेमंद होगा, इसीलिए उन्होंने इस सीट का चुनाव किया है। जी, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करवाते चलूं। एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। कन्हैया भिलारी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश पाठक बतौर राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए अजय सर, आप भी जरूर सवाल पूछिएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर्वेश जी, अभी तक 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 10% से अधिक है। इस पर आपका टेक क्या है? सुबह 9 बजे तक ये आंकड़े क्या बताते हैं? देखिए, लोगों में पहले से थोड़ा सा चेंज आया है कि पहले जो इतनी धूप हो रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, 40-45 से ऊपर तापमान पहुंच रहा है, तो लोग इस बार दिख रहा है कि सुबह के समय में अधिक संख्या में निकल रहे हैं। आप यूपी में भी देख लीजिए, बिहार में भी लंबी लाइन लगी पड़ी है। आपके रिपोर्टर ने नित्यानंद जी से जब पूछ रहे थे तो वहाँ भी लंबी लाइन थी वोटर्स की। तो ये अपने आप में एक चेंज दिख रहा है जो बहुत ही अच्छा चेंज है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन से लेके सभी तमाम, आप भी अपने चैनल से अपील करते हैं वोटर को वोट देने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो चेंज है ये बहुत अच्छा संकेत है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और वोट करना सबका एक, मैं तो कहता हूं, फंडामेंटल राइट्स बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो लोग हैं, आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग, आज जैसे मंडे को इलेक्शन हो रहा है, मुंबई इलाके के बहुत सारे मेरे दोस्त या ऐसे लोग हैं जो छुट्टियां मनाने चले गए सैटरडे संडे मंडे। तो इस चीज का जो लोग फायदा उठाते हैं, भविष्य में उन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि आप जो वोटिंग का आपका अधिकार है, आप उसको कम से कम जिस दिन भी हो, चाहे वो छुट्टी के दिन पड़े या किसी भी दिन पड़े, आपको जरूर वोट करना चाहिए। जैसे कि सर अजय सर भी बोल रहे थे पश्चिम बंगाल का, और वहां पे हम देख रहे हैं कि बम्पर वोटिंग मतलब फर्स्ट फेज से ही हो रही है। उसके मुकाबले दूसरे राज्य, यूपी में कम हुआ है वोटिंग, गुजरात में भी कम हुआ है। तो जो चिंता का विषय बन रहा था, लेकिन अगर इसमें अभी 9 बजे तक हम देख रहे हैं कि 12% पहुंच रहा है यूपी में, तो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। जी ठीक है, तो क्योंकि तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, और क्योंकि बेटे खुद चुनावी मैदान में से पहले भी कल्याण से जीतते आए हैं और इस बार भी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त। लेकिन अभी आपने यूपी का भी जिक्र किया, और भुवन भास्कर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर के लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कहती है कि भाई विपक्ष के जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से नहीं निकल रहे, विपक्ष असफल है, जो वोटिंग हो रही है वो हमारे कोर वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी इस कम वोटिंग परसेंटेज को कैसे देख रही है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग के लिए और जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो वोटिंग परसेंटेज में जो मतदाताओं को निकाले और अधिक से अधिक वोटिंग परसेंटेज करे। जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, हम पूरी तरह आश्वस्त इस बार जो वोट वो बदलाव के लिए है, और जिस प्रकार का जनसैलाब आदरणीय अखिलेश यादव जी के जनसभाओं में, राहुल गांधी की जनसभाओं में आ रहा है। मैं इस समय आपसे आजमगढ़ और लगातार गाजियाबाद, बागपत, कन्नौज में पूरी होते हुए मैं आज आजमगढ़ पहुंचा हूँ, तो बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ ये परिवर्तन के लिए है।
और सत्ता का परिवर्तन तो वैसे भी होता थी, क्योंकि लेकिन कुर्सी फूलपुर अगर से एक- तो बेरंग वापस लौटना पड़ा, संबोधन भी नहीं हो पाया। देखिए, फूलपुर का जो मैप है वो चला गया। फूलपुर का मैप ये है, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जन सैलाब आप भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए नामंजूर किया है और अब रैलियां रैला बन, और आप जब जोशी जी, आप चैनल पर जन तो मुझे सैलाब तो- की बात करते हैं, लगातार आप अभी जन सैलाब और रैला इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहां चलिए अभी चिराग पासवान बोल रहे हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मैं अपना सवाल आपके सामने ही रखता हूं। मुझे सबसे कठिन परिस्थितियों में संभाला, धैर्य दिया, संयम दिया, उभारा उन परिस्थितियों से और आज मुझे यहाँ तक लेकर आए। मनोकामना कुछ बची नहीं है, उन्होंने इतना दिया है, ऐसे में सिर्फ उनका धन्यवाद करने आता हूँ। क्या कनेक्शन और श्रद्धा है आपका इस मंदिर में? सुनते हैं एक लंबे समय से जुड़ाव रहा है यहाँ से और महादेव का आशीर्वाद सबसे कठिन परिस्थितियों में यहाँ से मुझे मिला। मानता हूँ, विश्वास है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमेशा इनका आशीर्वाद लेने आता हूँ। आगे भी ये विश्वास हमेशा रहेगा? हमेशा हमेशा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। जैसा मैंने कहा, इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज जो कुछ भी हूँ, इसीलिए हमेशा आता हूँ। महत्वपूर्ण दिन में खास तौर पे आता हूँ और बाबा का जब जब बुलावा आता है आशीर्वाद लेने आता हूँ। आशीर्वाद रहेगा लगता है। मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री भविष्य में देख रहे हैं सबको? मैं सिर्फ आशीर्वाद की चाहत से यहाँ पर आता हूँ। जो कुछ भी दिया है इन्होंने ही दिया है। एक ऐसे दौर में था जब मुझसे सब छीन लिया गया था, इसके बाद भी अगर कुछ और पाने की लालच रखूं तो लालची होऊंगा। ऐसे में जितना मिला यही बहुत है। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो मुख्यमंत्री बनना भी निश्चित रहेगा। चिराग पासवान के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हाजीपुर की सीट पर उनका चुनाव भी है और इस बार उनके लिए ये करो या मरो स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने पिता के तर्ज पर वो अपना जीत प्रतिशत दर्ज करा पाने में सफल होते हैं या नहीं। महादेव का आशीर्वाद इसके लिए। जोशी जी, लेकिन मैं अपना सवाल आपके सामने रखूं। आपने कहा जन सैलाब है, रैलियों में नहीं रैला हो रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन दूसरे लाइन में आप ये भी कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लेकर जाए। तो विपक्ष और तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी क्या है? क्या राजनीतिक दल अपने वोटर्स को इतना भी मोटिवेट नहीं कर पा रहे कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचे? जीत तो तब होगी ना जब आपके मतदाता, जब आपके समर्थक मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। देखिए, परिणाम क्या होगा ये तो आपको मुझे जितने पहले से बताए कोई ज्योतिष है नहीं। 4 जून को पता चल जाएगा कि हमारे पक्ष में कितना मतदान पड़ा और परिवर्तन के लिए पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमारे नेता ने हमेशा इस पर चिंता व्यक्त करी है और जगह जगह पे उन्होंने अपनी बात को भी रखा है और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को आह्वान किया। जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो आप भी समझते हैं कि कौन सरकार में है, कौन चुनाव आयोग को देख रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं, आप ज्यादा बनती सांकेतिक है। भाषा मैंने का ये नहीं- इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। जनता को सांकेतिक भाषा नहीं, स्पष्ट बात चाहिए। आप बताइए ना, कहाँ गलती है और किसकी कमी है? चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा? चुनाव आयोग आपके मतदाताओं को वोट तक नहीं पहुंचने दे रहा? क्या हो रहा है? देखिए अजय जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ जनता में भी निराशा है। जो 10 साल के शासन में जो वादे हुए थे, चाहे वो मातृशक्ति से हुए थे, युवाओं से हुए थे, किसानों से हुए थे, उससे जनता में भी बहुत निराशा का भाव गया है। क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल होता है लोगों की बातों को, जो आपने वादे करे उनको पूरा करने का, ना कि जुमलों का। अब इसी के खिलाफ मतदान हो रहा है और निराशा का भाव भी जनता में गया है। तो निराशा का भाव तो आपके लिए अच्छा है ना, लोग तो फिर आपकी बातों को मानकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे होंगे, तो आपको तो बहुत उत्साहित होना चाहिए कि आपके मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो। मैं आपके चैनल एक जिम्मेदार चैनल है और अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार इस देश के हैं। मैं इतना जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जब परिणाम आएगा तो सुखद आएगा और परिणाम निश्चित तौर पे परिवर्तन के लिए आएगा। यानी कि आप जवाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के इस बार अभी हमारे साथ जो प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, सर आपके सामने एक बहुत सीधा सा सवाल। मतदान प्रतिशत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 फेज में काफ़ी चिंता जाहिर की, लोगों को मोटिवेट किया कि ईवीएम तक पहुँचे और मतदान करें। मतदान का प्रतिशत घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चिंता का विषय रहा? क्या ये निराशा रही कि भारतीय जनता पार्टी के काडर अपने वोटर्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं? और क्या अब ये प्रेशर केंद्रीय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर काम कर रहा है? क्योंकि चौथे फेज में
मतदान प्रतिशत 2019 के मुकाबले बढ़ा है। आप कैसे देखते हैं इसको? अजय जी देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता से अपील करना चाहेंगे, मतदान आपका अधिकार है। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और विकास में भागीदार बनिए। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी चली है, उस संकल्प यात्रा में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। निश्चित तौर पर आज देश में जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं, राष्ट्रवाद का अलग जगह है, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया गया, उसमें आप हिस्सेदार बनिए और वोट करिए। दूसरी बात, आपने कहा वोट परसेंटेज के बारे में, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की चर्चा भी चल रही थी। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं, वो कह रहे थे लगभग 2014 से 17 में तो विधानसभा का चुनाव होता है, 2014 से ही 22 चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सहयोगी हार चुकी है। अब होता क्या, जब इतने बड़े मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बार-बार कुछ कह रहे, एक बार सुन लेते हैं। किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी, घर से बाहर आए और वोट करें। तो गोविंदा को भी आप सुन रहे थे और तमाम जो बड़े चेहरे हैं लगातार वोट कास्ट करते हैं। और इसी बीच जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 8 राज्यों की 49 सीटों पर हो रही है वोटिंग और हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर, यूपी से कई सीटों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज करवा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी, फैजाबाद और हमीरपुर से खबर है कि मशीन खराब हुई है। लखनऊ, कौशाम्बी में भी ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है। मामले पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है और समाजवादी पार्टी इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराते हुए, लेकिन यूपी की कई सीटों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी, और क्योंकि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और अब जानकारी है कि कई जगहों पर ईवीएम खराब हुई है। इसी बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजनाथ सिंह यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और देखिए एक साधारण व्यक्ति की तरह पंक्ति में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करती हुए और उसके बाद अपने मत का प्रयोग करते हुए ये तस्वीरें लोगों को जागरूक भी करती है। अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। लखनऊ लोकसभा की सीट बीते 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है। 91 से लेकर 2004 के लोकसभा चुनाव तक अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद रहे और उसके बाद भाजपा के लालजी टंडन और उसके बाद राजनाथ सिंह इसको आगे बढ़ाते हुए और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और सुबह से ही ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से 8 राज्यों में जहां पर चल रही है वोटिंग, वहां से सामने आ रही है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और जब कोई बड़ा चेहरा इस तरीके से पहुंचता है वहां पर अपने मत का प्रयोग करते हुए, तो वो तस्वीरें लोगों को जागरूक करती है। वो तस्वीरें अपने आप में एक संकेत भी देती है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अपने मत का प्रयोग करते हुए भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। यूपी की सीटों पर वोटिंग चल रही है, 14 लोकसभा की सीटें जहां पर चल रही है वोटिंग। और सर इन तस्वीरों के क्या मायने, क्योंकि जब लखनऊ की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर भी इस सीट को देखा जाता रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी सीट रहा है जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास प्रकट किया है। यहाँ पर कई तरह के समीकरण हैं जो कि काम करते हैं। एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये मुस्लिम वोट बैंक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में शिया आबादी सुन्नी आबादी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और शिया आबादी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता रहा है। इस बार इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद शिया आबादी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन न दे, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, ये तो 4 जून के बाद तय हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति मानी जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले यहाँ पर कोई बहुत दमदार प्रत्याशी भी आप नहीं देखेंगे और यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ इस सीट पर कितनी है। लेकिन इसके साथ साथ आज जो कई और हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, रायबरेली, अमेठी, उसके साथ साथ कैराना की वो सीट जिस पर अभी कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, ये हमें अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश के ये 14 सीटें जिसे हम अवध का क्षेत्र कहते हैं, इस अवध क्षेत्र की सीटों के आधार पर यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के तर्ज पर ही बहाल है या दरअसल कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा।
क्योंकि अब इसके बाद के चुनाव, अगले 2 फेज के चुनाव पूर्वांचल के चुनाव होंगे, जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो ये जो अवध की सीटें हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा उलटफेर या यूं कहें कि बचाव की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें इन 14 में से हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रमुखता यही होगी कि इन सभी 13 सीटों पर अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सर, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूंगी फैजाबाद सीट को लेकर के, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा और खासतौर पर इसको चुनाव को देख करके भी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े चेहरे, और हम देखते चुनावी दौर में ये नारे भी खूब चलते, जो राम को लेकर के आए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। लेकिन इस पूरे बेल्ट का आपको क्या लगता है, वहां पर हवा इस बार किस तरीके की? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी हवा किस तरह की, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें शायद कोई हवा है नहीं। जो भी है वो लोगों ने पहले ही से निर्धारित कर लिया है। मतदाता का मन पहले से निश्चित है कि उसे किस गठबंधन के साथ जाना है और उसके आधार पर लोग वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखें तो जनरली यही कहा जा रहा है कि इस बार कोई एक वेव नहीं है किसी भी तरह से, और ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के आगे की मनोस्थिति को दर्शाता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या की जहां तक हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की सीट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि राम मंदिर निर्माण और राम प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इस बात को तय माना जा रहा था कि एक बहुत जबरदस्त वेव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जनवरी के बाद से लेकर मार्च तक इसके वेव की हम परिपुष्टि होते हुए उत्तर प्रदेश में और कई और हिस्सों में देख रहे थे, लेकिन चुनाव शुरू होने के ठीक पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर और उसकी पूरी व्यवस्था या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बहुत बड़ा वेव देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आस्था का विषय ही नहीं है बल्कि वोट का विषय भी है, और यह अपने आप में प्रदर्शित होगा खास करके पूर्वांचल की सीटों पर कि राम मंदिर निर्माण को लेकर वहां पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, ये कितना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अवध की इन सीटों के साथ ही यह तय होगा कि पूर्वांचल की दिशा और दशा क्या होने जा रही है। बिल्कुल, और इस पर तो चर्चा आगे भी चलती रहेगी, लेकिन एक बड़ी खबर है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये बड़ी खबर क्योंकि ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह उन्होंने एक भव्य रोड शो भी किया था पुरी में, और अब जानकारी ये कि भगवान जगन्नाथ की, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बकायदा एक पोस्ट भी किया है। ओडिशा में आज वोटिंग भी हो रही है, लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। 5 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, और ओडिशा के लिहाज से देखिए अहम इसीलिए भी क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पुरी से भारतीय जनता पार्टी ने संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया और प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए रोड शो में लोगों से अपील करते हुए कि वो बड़ी तादाद में वोट दे, प्रधानमंत्री नजर आए। और उसके बाद एक पोस्ट उन्होंने किया है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, ये प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट में कहा है। और इसी बीच देखिए चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ये अमिट स्याही इस वक्त दिखाते हुए, और लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें, और उनमें से इस बार चुनाव जो इस फेज में हो रहा है वो 13 लोकसभा की सीटें हैं। अहम इसीलिए क्योंकि इससे पहले के चुनाव में 2019 में एक तरीके से एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार चुनौतियां भी है। और अजय सर, महाराष्ट्र की तो पूरी सियासत ही बदल गई, कई दल जो कि टूट गए, असली नकली की लड़ाई, और उसी बीच एकनाथ शिंदे भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र ने इस बार पूरे देश में एक ऐसी धमाल मचा रखी है जिसके लिए कोई भी राजनीतिक विश्लेषक या पत्रकार ये सही तरीके से नहीं कह सकता, आकलन नहीं लगा सकता कि महाराष्ट्र में इस बार क्या होने जा रहा है। शिवसेना का 2 फाड़, एनसीपी का 2 फाड़, उसके साथ साथ अलग अलग गठबंधन, अलग अलग राजनीति, और राज ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, और खास करके जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है, मुंबई और उसके आसपास की जो 7 सीटें आप देखिए, 8 सीटें कह सकते हैं जब हम ग्रेटर मुंबई की बात करें, तो यहां पर राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित होती दिखाई देगी, जिसमें यह तय होगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का बहुत्य कितना बड़ा है। और आज शिंदे साहब के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद उनके बेटे की सीट तो है ही, साथ ही साथ शिवसेना शिंदे का जोर क्या वैसा ही है। शिवसेना बाल ठाकरे
के जो विरासत है उसको कौन लेकर आगे बढ़ता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका आकलन इस बार होने जा रहा है। महाराष्ट्र लेकिन एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसे सुलझा पाना बड़ा मुश्किल है और तमाम दल इसी कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आम जनता का साथ किसको मिला है। महा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी।